कैसे हैं आप सब। माय नेम इज हिमांशु पर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो जेईई और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? पहले तो हम ये समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स का मतलब मोशन। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से या मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कौन सी रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तो उन दोनों से हम जो डील करेंगे वो किस चैप्टर में करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो गाइस, केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गया? यानी कि केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच हो गई जिसमें हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन से डीलिंग करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में जैसे अगर मान के चलो कि अब मैं यहाँ पर एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? जैसे हम मान लो कि अपन के पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में अपन ने पेट्रोल ले लिया। उस कंटेनर में अपन ने पेट्रोल ले लिया और उसमें माचिस की तिल्ली डाल दी। तो हम क्या देखेंगे? पेट्रोल तुरंत जल जाता है, तुरंत कंबस्ट हो जाता है, पूरी तरीके से जल जाता है। ठीक है। अब ये इस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगा, कितना पेट्रोल डिकम्पोज हुआ, कितने टाइम पीरियड में, उसको अपन क्या कहेंगे? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम ये मान के चलते हैं कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हुई, हो सकता है कि वो केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप हो सकता है वो केमिकल रिएक्शन मल्टीपल स्टेप हो। तो यार उसके जो मैकेनिज्म है कि उसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है, उससे भी डील हम किस में करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। किस में डील करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री को वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन से डील करते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर 3 तरीके की रिएक्शन पढ़ते हैं। एक रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, मतलब जिनको कंप्लीट होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगे। 3 की पावर, वो 10 की पावर -3 से लेकर 10 की पावर -6 सेकेंड में, यानी कि जिनको कंप्लीट होने में 1 सेकेंड से भी कम समय लग रहा है। ठीक है, तुरंत प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो ऐसी रिएक्शन बहुत फास्ट, वेरी फास्ट रिएक्शन है। जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन है, वो सारी फास्ट रिएक्शन है। जैसे HCl की रिएक्शन NaOH के साथ हुई, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों में क्या निकला? पानी। पानी निकलने के बाद अपने पास क्या मिला? सॉल्ट और वाटर मिला। तो ये जो रिएक्शन है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाती है, यानी कि इनको होने में 10 की पावर -3 से लेकर 10 की पावर -6 तक बहुत कम समय लगता है। और इसका रेट आप कभी भी नहीं पता कर सकते। यार फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो रही है तो आप इसका रेट डिटरमाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आप रेट कभी भी पता नहीं कर सकते। रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इसका आप रेट नहीं पता कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरी रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन यानी कि जिनको कंप्लीट होने में महीनों और सालों लग जाते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम ये मान के चलते हैं कि अपने पास एक आयरन का ब्लॉक है, एक आयरन ब्लॉक है। ठीक है, इस आयरन ब्लॉक को मान के चलें ये 100 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का। इसमें से 10 ग्राम आयरन को रस्ट लगा और उसको लगे करीब करीब 3 मंथ्स रस्ट लगने में, 3 महीने लगे। 10 ग्राम आयरन को रस्ट होने में 3 महीने लगे। अब मुझे एक बात बताओ कि एक दिन में कितना आयरन का ब्लॉक रस्ट हुआ होगा? 1 घंटे में कितना हुआ होगा? यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये बहुत छोटी वैल्यू होगी।
इसलिए हम इसमें भी क्या बोल देते हैं, देखो थ्योरिटिकल तो पॉसिबल है, एक्सपेरिमेंटल भी पॉसिबल है कि हम इसका रेट बता सकें, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो कि इसकी वैल्यू तो बहुत छोटी आएगी तो इसके लिए भी हम लोग थ्योरिटिकली क्या बोल देंगे, रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो रेट आप इसका पता नहीं कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब तीसरी जो रिएक्शन आती है उसका नाम होता है मॉडरेट रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन का नाम होता है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है नीदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो, यानी कि जो बहुत फास्ट भी नहीं है, जो बहुत स्लो भी नहीं है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। नीदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो। एग्जाम्पल के तौर पर जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है वो सारी अपनी मॉडरेट रिएक्शंस में आती हैं। तो अगर मैं मॉडरेट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जैसे CH3COO C2H5, इसका हाइड्रोलिसिस कराना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो इथेनॉल प्लस वाटर, वो एसिडिक एसिड। ये जो रिएक्शन है ये ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है, तो ऐसी रिएक्शन का हम रेट पता कर सकते हैं। रेट कैन बी डिटरमाइंड। अब यार यहाँ पर मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, रेट 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 रेट। तो व्हाट इज रेट? रेट क्या है? रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनीवन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आना, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को अपन क्या कह देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। उसी को अपन क्या कह देंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन में चेंज आना, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर बेटा प्रोडक्ट हो, कंसंट्रेशन में किसी की भी कंसंट्रेशन में, चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आना, वो अपना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अपना क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे R गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, टाइम 0 पर मान के चलते हैं इसकी 5 मोलैरिटी है, इसकी 0 क्योंकि प्रोडक्ट अभी बना नहीं है। टाइम 10 मिनट पर क्या हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन मात्र और मात्र 2 मोलैरिटी बची और इसकी कंसंट्रेशन हो गई 3 मोलैरिटी। अब देखो चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो अगर मैं 2 - 5 करूँगा, 10 - 0, तो बताओ कितने का चेंज आया? 3/10, यानी कि 3 मोलैरिटी का चेंज आ रहा है कितने टाइम में? इन 10 मिनट। अब वो बात अलग है, ऐसे ही देखो प्रोडक्ट में देखो 3 - 0, 10 - 0, तो इसमें भी कितने का चेंज आया? 3 मोल का चेंज आया इन 10 मिनट। तो चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, दोनों की ही कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। दोनों की ही कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। और कितना चेंज आ रहा है? 10 मोल पर लीटर का, ठीक है, 10 मोल पर लीटर का इन 10 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यार, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है यार वो डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट अपन को पता भी है, रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म होता है। तो जैसे अब यार हमारे बच्चे, ठीक है, हम यार धीरे धीरे क्या होंगे, हमारे जो बच्चे होंगे वो प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर्म होता है। अब हमारे बच्चे धीरे धीरे बढ़ेंगे, हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और हम क्या होंगे? हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। तो हमारा वेट भी लगातार लूज होगा, स्ट्रेंथ भी लगातार कम होती जाएगी,
ठीक है। तो जो हमारे प्रोडक्ट है वो फॉर्म होते जा रहे हैं और रिएक्टेंट क्या होते जा रहे हैं, डिकम्पोज। क्लियर है मेरी बात? तो वही बात है यार, देख कंसंट्रेशन में चेंज आना, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को अपन क्या कह देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया यार? ठीक है। तो देख अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखेंगे? अब डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या एक काम करते हैं, डेल्टा से ना रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस टी आर बाय डी टी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल चेंज, छोटा चेंज हो बड़ा चेंज हो सबको रिप्रेजेंट कर देता है। और नेगेटिव साइन क्यों लगाया अभी बताऊंगा। प्लस का डी पी बाय डी टी, प्लस का डी पी बाय डी टी, ये किसके बराबर हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन। अब मेरी बात को समझो, देखो मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लगाया, उसका रीज़न था कि अपन को पता है रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? लगातार डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लगातार इंक्रीज होगी। सही है, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। रिएक्टेंट ऑलवेज डिकम्पोज, प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म्ड, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आई नो क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए यार यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाने का मतलब है कि कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज हो रही है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगली बात हम लोग करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि रिएक्टेंट ऑलवेज डिकम्पोज, प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म्ड, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्टेंट को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट को। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो प्रोडक्ट की तो इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट की हमेशा डिक्रीज होगी। समझ में आ गया? अच्छा यूनिट की बात कर ले, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल, लीटर इनवर्स, और टाइम की यूनिट सेकंड पर सेकंड। तो यानी कि यूनिट आ गई एक्वस फेस में मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये एक्वस फेस में आ गई। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पी वी इजिकल्स टू क्या होता है? एन आर टी। तो P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। कोई भी केमिकल रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, हमने ये मान लिया, तो अपन को पता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो गैस फेस में अगर बात करें तो यूनिट हो जाएगी ATM पर सेकेंड, ठीक है, ATM पर सेकेंड। ये कब हो जाएगी? जब हम गैस फेस की बात करेंगे, ठीक है। ये कब हो जाएगी? जब हम लोग एक्वस फेस की बात कर रहे हैं, एक्वस और ये गैस फेस, ठीक है। मुझे पता है यहाँ तक आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। उसके लिए रेट कैसे लिखते हैं यार? देखो N1A प्लस N2B एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन गिव्स N3C प्लस N4D। अब यार मुझे इसके लिए रेट लिखना है, तो रेट इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस DA अपॉन DT, 1 अपॉन N1 कहाँ आ जाएगा? इसके पैरों के नीचे। अब पैरों के नीचे क्योंकि पर मोल के हिसाब से हम लोग रेट निकालते हैं, तो इसलिए स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ आ जाएंगे? डेनोमिनेटर में। माइनस 1 अपॉन N2
dB बाय dt विच इज इक्वल टू प्लस का 1/n3 dC बाय dt इज इक्वल टू प्लस का 1/n4 dd बाय dt। तो इस तरीके से हम लोग रेट लिख सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, एक रेट लिखने का ये तरीका होता है। और भी मैं बताता हूँ, देखो और भी तरीके से, जैसे आप एक और रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मान के चलो ये अमोनिया हैबर प्रोसेस है, अमोनिया का फॉर्मेशन है। तो रेट कैसे लिखेंगे यार? इसके लिए रेट लिखना बहुत आसान है। रेट इज इक्वल टू माइनस का dN2 बाय dt माइनस का 1/3 dH2 बाय dt प्लस का 1/2 dNH3 बाय dt। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है बेटा? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। यहाँ तक मुझे मालूम है कि आप लोग को क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं रिएक्शन को इस तरीके से, रिएक्शन का रेट इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो इस पर न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट क्या बनता है? न्यूमेरिकल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो बहुत सिंपल होते हैं यार। देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। ठीक है, कोई अच्छा सा इंक ले लूँ, इंक ले लेते हैं। चलिए, तो जैसे यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली चीज़ तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। दूसरी बात, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन या डिसअपीयरेंस भी बोलते हैं, डिसअपेरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी पूछी जाती है। अच्छा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपेरेंस भी पूछी जाती है। ठीक है बेटा, तो यार इन तीनों में से कुछ भी पूछ लेगा, तो इन तीनों में से कुछ भी पूछ लेगा, तो अपन को पता होना चाहिए। देखो डीकम्पोज कौन होते हैं? रिएक्टेंट यार। फॉर्म कौन होते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसका रेट बताना है, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, रिएक्टेंट कितना डीकम्पोज हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट। सिंपल। जैसे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे दी, 2x प्लस y या 2x गिव्स y प्लस 4z फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दे दिए बेटा। ठीक है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z is 4 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको बता भी दूंगा। कैलकुलेट, कैलकुलेट पहला पार्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा पार्ट रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ x। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है, जैसे हमें दिख भी रहा है यहाँ पर Z का फॉर्मेशन दिया। पहले तो इस रिएक्शन के लिए रेट लिखे यार। रेट इज इक्वल टू -1/2 dx
बाई डी टी विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू प्लस का है ये प्लस 1/4 डी जेड बाई डी टी। अब जो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है ना, ये एक तरीके का प्लस का डी जेड बाई डी टी दे रखा है यार। डी जेड बाई डी टी ये कितना है यार, 4 × 10⁻⁻⁴ हो गया यार, समाप्त। रेट आ गया, रेट इज इक्वल टू प्लस का 1/4 × 4 × 10⁻⁻⁴। 4 ने 4 को टपका दिया तो भाई मेरे भाई क्या बचा, 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अरे यूनिट क्लियर है, क्लियर है। अब रेट क्लियर है, रेट आ गया तो यार अपन को अब अगला पार्ट क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एक्स, वो भी निकाल लेंगे। तो 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डी एक्स बाई डी टी, माइनस टी एक्स बाई डी टी निकालना है, तो माइनस टी एक्स बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁴। तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एक्स। यूनिट वही आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? मुझे पता है कि आप लोग को क्लियर होगा। अच्छा, अपन ने जो ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन बताई थी, ठीक है यार, इसके लिए मैं रेट कैसे, मतलब रेट ऑफ डिसअपेरेंस कैसे लिखूंगा? तो देखो फर्स्ट वाली रिएक्शन जो ये मैंने हाइपोथेटिकल बताई थी, इसके लिए तो देखो रेट ऑफ डिसअपेरेंस। अब अपन को पता है डिसअपियर कौन हुए, जल्दी बताओ। ए और बी फॉर्म कौन हुए, COD, तो माइनस का DA बाई DT और माइनस का DB बाई DT। रेट ऑफ अपीयरेंस ये भी हमें पता है कौन होगा, प्लस का DC बाई DT प्लस का DD बाई DT, ठीक है। ये वो जो हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखी थी ना, उसके लिए रेट ऑफ डिसअपेरेंस और अपीयरेंस बनाया। साइन के साथ आएंगे भाई, ये साइन के साथ, ठीक है, क्लियर है, पक्का। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ। कैलकुलेट फॉर अ गिवन रिएक्शन, टू NH3 gives N2 plus 3H2. The rate of formation of N2 is 4 × 10⁻⁻2 molarity per second. Calculate a rate of reaction दूसरा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3 और तीसरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई करें। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मुझे पता है आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे मालूम है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए
कि पहले तो रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू -1/2 dNH3/dt प्लस का dN2/dt प्लस का 1/3 dH2/dt, यही होगा। रेट लिख लिया। रेट लिख लिया, ठीक है। रेट लिखने के बाद अपन को गिवन क्या है यार, ये चीज़ गिवन है और यही चीज़ तो रेट के बराबर भी है। तो बताइए रेट कितना आ गया? हाँ, 4 × 10⁻²। रेट आ गया ना। चलिए रेट आ गया तो रेट से अब -dNH3/dt निकाल लो। -dNH3/dt कितना हो जाएगा? 8 × 10⁻²। अरे यार ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया ना, है ना। मुझे मालूम है इतना आता है, आप लोग को इतना सब समझ में आता है। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12। तो ये हो गया प्लस का dH2/dt 12 × 10⁻²। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हुआ। चलिए एक क्वेश्चन जेई में जो पूछा जा चुका है वो मैं आप लोग को देता हूँ। क्वेश्चन था ऐसे, H2O2 gives H2O plus half O2 if concentration of H2O2 changes from 0.5 molarity to 0.05 molarity in 15 seconds, then calculate rate of reaction and rate of appearance of O2। सवाल बहुत सिंपल है यार, ये जेई का क्वेश्चन है 2016 का, 2016। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, नॉट सो डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए रेट इज इक्वल टू -dH2/H2O2/dt। ये माइनस बाहर लिखा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। 0.05 - 0.5, टाइम कितना लगा? 15 सेकेंड। तो यार ये तो आ जाएगा 0.45/15। ठीक है, तो ये आ गया 3 × 10⁻²। ये अपना रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। यूनिट मोलैरिटी पर सेकेंड याद रखनी है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 कैसे आएगा? तो अब अपन को पता है, रेट पता है, तो यानी कि यार क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 to 2dO2/dt हो जाएगा बेटा। ये पता है ना, 1/2 डेनोमिनेटर में जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। 1/2 डेनोमिनेटर में तो 2 ऊपर। यार इतनी मैथ्स आनी चाहिए। ठीक है, तो रेट कितना था? 3 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा प्लस का dO2/dt। तो ये आ गया 1.5 × 10⁻², और यूनिट वही सेम, मोलैरिटी पर सेकेंड। समझ में आ गया? समझ आया या नहीं आया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है अपन को, XA gives YB।
और यहाँ पर ऐसे बता रखा है log -ta/dt इज इक्वल टू log dB/dt प्लस 0.3 ये दे रखा है यार, और x अपॉन y का रेशियो निकाला है। तो अगर मैं रिएक्शन को देखूं तो रिएक्शन के रेट के हिसाब से तो रेट इज इक्वल्स टू 1/x माइनस ta/dt विच इज इक्वल टू प्लस का 1/y dB/dt ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको दोनों बराबर ही हैं तो दोनों को बराबर लिख दिया। माइनस da/dt इज इक्वल टू x अपॉन y dB/dt, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log माइनस का da/dt। अब log ले रखा है, log x अपॉन y प्लस log dB/dt। ये मल्टीप्लाई था ना यार। एक देखो log, अब यहाँ कंपेयर करो, इसको अपन क्या कह सकते हैं, log 2। तो यानी कि 0.3 किसके बराबर होता है, log 2 के बराबर होता है। 0.3 किसके बराबर होता है, log 2 के बराबर होता है। तो यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर ध्यान दूँ तो log माइनस ta/dt विच इज इक्वल टू log dB/dt प्लस log 2, log m प्लस n, log m इंटू n, log माइनस ta/dt log 2 इंटू dB/dt। अपन केमिस्ट्री वाले हैं तो log से log काट देंगे, मैथ्स में मत काटना, मैथ्स वाले साले मारते हैं फिर इस बात पे। तो माइनस da/dt विच इज इक्वल टू 2 इंटू प्लस का dB/dt। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, x अपॉन वाई की वैल्यू, x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई 2/1, यानी कि 2:1। और भी अपना आप अपने तरीके से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मेरे तरीके से ही आप लोग करो। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पर ये पता था ना, log x अपॉन वाई जो था 0.3 के बराबर था, है ना, ये पता है ना, log x अपॉन वाई 0.3 के बराबर। तो log x अपॉन वाई को log 2 लिख सकते हैं, log से log कटा तो x अपॉन वाई 2:1। समझ में आया, कैसे भी करो एक ही बात है, कैसे भी करो एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जो आपका होमवर्क रहेगा, जिसको आपको करना है। 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 gas. The rate of formation of SO3 is 100 gram per minute. Hence, the rate of disappearance of O2 is पहला 50
ग्राम पर मिनट, ऑप्शन बी 100 ग्राम पर मिनट, ऑप्शन सी 20 ग्राम पर मिनट और ऑप्शन डी 200 ग्राम पर मिनट। चलिए कल मैं इसका आंसर आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना आप अच्छे से पढ़िएगा, इतना आपको समझ में आ भी गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, शुक्रिया, कल मिलते हैं। थैंक यू।